लाहौर 16 अप्रैल 2026 दोपहर का वक्त। एक सफेद कार हमद चौक पर रुकती है। अचानक गोलियों की आवाज, भीड़ में अफरा तफरी, और उस कार के अंदर बैठा था एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनते ही सुरक्षा एजेंसियां सन्न रह जाती हैं। नाम आमिर हमजा। लश्कर तैयबा का वो चेहरा जो कभी सामने नहीं आया और आज उसी पर हमला हुआ है। आमिर हमजा पाकिस्तान न्यूज़ चैनल के दफ्तर से इंटरव्यू देकर निकला था। उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये उसका आखिरी इंटरव्यू हो सकता है। वो सीधे निशाने पर था। हालत गंभीर, फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। हमलावर मौके से फरार। ये कोई आम नाम नहीं है, ये वही नाम है जो सालों से उस नेटवर्क के साथ जुड़ा जाता रहा है, जिसका नाम दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में लिया जाता है, लश्कर तैयबा। वही संगठन जिसका जिक्र 2008 के मुंबई हमलों के संदर्भ में बार बार आता रहा है। वही संगठन जिसने न जाने कितने परिवारों की जिंदगियां तबाह की। वही संगठन जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आज तक पूरी तरह नहीं उखड़ पाई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे नेटवर्क की जो दशकों में तैयार हुआ, जिसने हजारों जानें ली, जिसने दो देशों के रिश्तों को बार बार आग में झोंका, और जो अब शायद अपने ही बोझ तले दरक रहा है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो पर्दे के पीछे रहा, जिसकी तस्वीर कम लोगों ने देखी, जिसका नाम कम लोगों ने सुना, लेकिन जिसके बिना वो पूरा ढांचा शायद कभी इतना मजबूत नहीं बनता। ये है आमिर हमजा की कहानी। पहले ये समझना जरूरी है, आमिर हमजा आखिर कौन है। भारत में अक्सर एक नाम सबसे ज्यादा सुना जाता है, हाफिज सईद। वो नाम जो यूएन की प्रतिबंध सूची में है, वो नाम जिस पर करोड़ों रुपए का इनाम है, वो नाम जो हर भारतीय के जहन में लश्कर तैयबा का चेहरा बन चुका है। लेकिन हाफिज सईद अकेले नहीं थे। इस ढांचे को खड़ा करने में कई लोगों का हाथ था, कई लोगों की मेहनत थी, कई लोगों का खून पसीना था, और उन्हीं में से एक नाम था आमिर हमजा। कहानी पीछे जाती है, साल 1984 के आसपास। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। एक युवा मदरसे का छात्र। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। वो अहले हदीस विचारधारा से प्रभावित था, इस्लाम की एक कट्टर व्याख्या जो उस दौर के कई युवाओं को अपनी तरफ खींच रही थी। उस वक्त पाकिस्तान में एक खास माहौल था। अफगानिस्तान में सोवियत फौजें घुसी हुई थी। अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर जिहाद का ढांचा खड़ा कर रहे थे। मदरसों में नई सोच आ रही थी, नए नाम उभर रहे थे, और इसी माहौल में एक युवा आमिर हमजा को एक और नाम मिला, ज़की उर रहमान लखवी। ज़की उर रहमान लखवी, वो नाम जो बाद में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया। उसी के जरिए आमिर हमजा की एंट्री उस नेटवर्क में हुई जो आगे चलकर दुनिया की नजर में एक भयावह नाम बनने वाला था। लेकिन उस नेटवर्क को एक चीज चाहिए थी, एक वैचारिक चेहरा, एक ऐसा आदमी जो लोगों को शब्दों से बांध सके, जो विचारधारा को भाषा दे सके, जो युवाओं के दिलों में वो आग जला सके जो उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर करे। और इसी कड़ी में आमिर हमजा पहुंचा हाफिज सईद के संपर्क में। यहीं से एक ऐसा रिश्ता बना जो आने वाले दशकों में एक पूरी तरह नई दुनिया बनाने वाला था। 1987, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का एक छोटा सा गांव मुरीद के, यहां एक बीज बोया गया। नाम रखा गया मरकज़ुद दावा वल इरशाद। बाहर से देखने पर यह एक धार्मिक शिक्षा केंद्र लगता था, लेकिन इसके अंदर जो तैयार हो रहा था वो था एक ऐसी मशीन का खाका जो आने वाले सालों में हजारों लड़ाकों को तैयार करने वाली थी। हाफिज सईद इसका बाहरी चेहरा था। अब्दुल्ला अज़ाम, अफगान जिहाद का वो नाम जिसने पूरी दुनिया में मुजाहिदीन की सोच फैलाई, उसका वैचारिक असर था। और आमिर हमजा, वो था इस पूरे ढांचे का वैचारिक दिमाग। बताया जाता है कि आमिर हमजा ने इस संगठन के लिए 3 अहम काम किए। पहला, विचारधारा लिखना, वो सामग्री तैयार करना जो लोगों को ये विश्वास दिलाए कि वे जो कर रहे हैं वो न सिर्फ जायज है बल्कि उनका धार्मिक फर्ज है। दूसरा, प्रचार, पर्चे, पत्रिकाएं, भाषण। उस दौर में इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन एक मैगजीन थी जिससे हमजा का नाम जोड़ा जाता है, जो हजारों लोगों तक पहुंचती थी, जो युवाओं के हाथों में जाती थी, जो उनके दिमाग। 1990 का दशक आते आते ये संगठन एक नई पहचान लेने लगा, लश्कर तैयबा, सेनाए खुदा। वो नाम जो अब दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों की फाइलों में
लाल अक्षरों में दर्ज है। कश्मीर इनका नया मोर्चा बना। भारतीय सीमाओं पर हमले, शहरों में बम धमाके, सुरक्षा बलों पर हमले, आम नागरिकों का खून, एक के बाद एक ऑपरेशन, और इन सब के पीछे था वो वैचारिक ईंधन जिसे तैयार करने में आमिर हमजा का नाम सामने आता है। 1990 का कश्मीर, घाटी जल रही थी। एक तरफ भारतीय सुरक्षा बल, दूसरी तरफ कई संगठन जो पाकिस्तान से हथियार और ट्रेनिंग लेकर आ रहे थे। उस दौर में लश्कर तैयबा ने कश्मीर में अपनी जड़ें जमानी शुरू की। ये सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं था, ये एक पूरी मशीनरी थी। ट्रेनिंग कैंप, हथियारों की सप्लाई, नए लड़ाकों की भर्ती, और सबसे अहम एक ऐसी विचारधारा जो इन लड़ाकों को ये यकीन दिलाती थी कि वे शहादत की राह पर हैं। आमिर हमजा के बारे में बताया जाता है कि 2002 के आसपास उनकी एक किताब आई, काफिला दावत और शहादत। ये किताब इस नेटवर्क की सोच का एक बड़ा दस्तावेज मानी जाती है। इसमें वो विचारधारा थी जो युवाओं को घर छोड़ने पर, परिवार छोड़ने पर और जिंदगी दांव पर लगाने पर मजबूर करती थी। शब्द कभी कभी हथियारों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, और आमिर हमजा के शब्द बहुत से लोगों तक पहुंचे। 1990 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक लश्कर तैयबा ने भारत में दर्जनों हमले किए। हर हमले के बाद मौतें, हर हमले के बाद जांच, हर जांच में वही नाम, लश्कर तैयबा। लेकिन उस संगठन का वैचारिक आधार वो कभी पूरी तरह सामने नहीं आया। 26 नवंबर 2008, मुंबई, रात के 9:30। 10 लड़ाके समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे। उनके हाथों में AK-47 थी, उनकी जेबों में हैंड ग्रेनेड थे, और उनके दिमाग में था एक सुनियोजित हमले का नक्शा। अगले 60 घंटे भारत के इतिहास के सबसे काले घंटे बने। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, 166 लोग मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए, और पूरी दुनिया ने टेलीविजन पर देखा कि भारत के सबसे बड़े शहर में किस तरह हमला हुआ। हाफिज सईद, जकी उर रहमान लखवी और कई और नाम। आमिर हमजा का नाम भी कुछ रिपोर्ट्स में आया। सीधे ऑपरेशनल भूमिका के सबूत उतने स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उस पूरे ढांचे का वैचारिक आधार जिसने उन 10 लड़ाकों को तैयार किया था, जिसने उन्हें ये यकीन दिलाया था कि वे कुछ बड़ा कर रहे हैं, उस ढांचे में हमजा का नाम जोड़ा जाता रहा है। मुंबई के बाद दुनिया बदल गई। भारत पाकिस्तान के रिश्ते जम गए। अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया। UN ने लश्कर तैयबा को प्रतिबंधित किया, और उन नामों की लिस्ट तैयार हुई जो इस नेटवर्क को चलाने में शामिल थे। आमिर हमजा का नाम अंतरराष्ट्रीय सैंक्शन लिस्ट में आ गया। लेकिन प्रतिबंध और असलियत, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर टिकी थीं, जब FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव बढ़ रहा था, जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले जाने का खतरा मंडरा रहा था, तब पाकिस्तान ने कुछ कदम उठाए। कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया, कुछ नाम नजरबंद किए गए, कागजों पर कार्रवाई दिखाई गई। लेकिन जमीन पर रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो नेटवर्क टूटा नहीं, बस अपना रूप बदल लिया। नए नाम, नए चेहरे, नई रणनीति। और इसी दौर में बताया जाता है कि आमिर हमजा ने एक अलग रास्ता चुना। क्या ये असली अलगाव था? क्या उसने सच में उस विचारधारा से नाता तोड़ लिया, या ये सिर्फ एक रणनीतिक कदम था दुनिया की नजरों से बचने के लिए? ये सवाल आज भी बना हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है, उसका नाम कभी उस नेटवर्क से पूरी तरह अलग नहीं हो पाया। 2018 FATF का दबाव अपने चरम पर था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, यानी दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर थीं। विदेशी निवेश खतरे में था, अंतरराष्ट्रीय कर्ज के रास्ते बंद हो सकते थे, और पाकिस्तान को साबित करना था कि वो आतंकी फंडिंग के खिलाफ सच में कुछ कर रहा है। इस दबाव के बाद कुछ कार्रवाइयां हुई। हाफिज सईद को नजरबंद किया गया, उन पर मुकदमे चले, जमानत मिली, फिर सजा हुई। लेकिन उस नेटवर्क का क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक उस नेटवर्क के कई हिस्से अब भी सक्रिय। जब पाकिस्तान में एक के बाद एक वो नाम निशाने पर आ रहे हैं जिन्हें भारत सालों से अपने दुश्मनों की लिस्ट में रखता आया है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन भारत या किसी भी सरकार ने इन घटनाओं में अपनी भूमिका कभी स्वीकार नहीं की है, और शायद करेगी भी नहीं। यही तो खुफिया ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत होती है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो नो दक्कीता। लश्कर तैयबा का नेटवर्क आज कहाँ है? क्या वो टूट गया? जवाब है नहीं। लश्कर तैयबा ने खुद को कई बार बदला। कभी जमात उद दावा के नाम से सामने आया, कभी फलाह इंसानियत फाउंडेशन के नाम से,
कभी और नए नामों से, बाहर से राहत कार्य, अंदर से वही पुरानी मशीनरी, और ये सिलसिला चलता रहा। यूएन ने जमातुद दावा को भी प्रतिबंधित किया, पाकिस्तान ने कार्रवाई का नाटक किया और नेटवर्क फिर नया रूप लेकर आगे बढ़ता रहा। कश्मीर में अभी भी घुसपैठ की कोशिशें होती हैं। भारतीय सुरक्षा बल अभी भी इस नेटवर्क के एजेंटों को मुठभेड़ में मारते हैं, और हर मुठभेड़ के बाद जब पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी पहचान सामने आती है तो वही पुराना सवाल उठता है, ये कब रुकेगा? इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक और परत उठानी होगी। पाकिस्तान अकेला नहीं था इस खेल में। 1980 का दशक याद करिए। अफगानिस्तान में सोवियत फौजें थीं। अमेरिका ने CIA के जरिए पाकिस्तान को फंडिंग दी। ISI ने मुजाहिदीन तैयार किए। सऊदी अरब ने पैसा लगाया और एक पूरा जिहाद इंडस्ट्री खड़ी हो गई। 1989 में सोवियत फौजें चली गईं। अफगानिस्तान तबाह हो गया और वो सारे मुजाहिदीन जो तैयार किए गए थे वे बेकाबू हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें बेकाबू नहीं होने दिया। उन्हें एक नया मोर्चा मिला, कश्मीर, और लश्कर तैयबा उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा था। स्ट्रैटेजिक एसेट्स, यही नाम दिया पाकिस्तानी सुरक्षा तंत्र ने इन संगठनों को। यानी ये आतंकी नहीं थे उनकी नजर में, ये थे हथियार जो जब चाहो जहां चाहो इस्तेमाल करो। और इसी रणनीति ने भारत को दशकों तक खून के आंसू रुलाए। 2001 में 9/11 हुआ, दुनिया बदल गई। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। पाकिस्तान से कहा तुम हमारे साथ हो या दुश्मन के साथ। पाकिस्तान ने कहा हम साथ हैं। लेकिन असलियत में पाकिस्तान का दोहरा खेल जारी रहा। एक तरफ अमेरिका को खुश करो, दूसरी तरफ अपने स्ट्रैटेजिक एसेट्स बचाते रहो। और लश्कर तैयबा, जिसका निशाना भारत था, अमेरिका नहीं, उसे बचाने की कोशिश होती रही। 2008 के मुंबई हमलों के बाद यह खेल बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कहा हम जांच करेंगे। जांच हुई, साल बीते, दशक बीते। हाफिज सईद को सजा हुई, लेकिन कम। जकीउर रहमान लखवी को जमानत मिल गई और दुनिया देखती रही। लेकिन कुछ लोगों ने शायद देखना बंद कर दिया और करना शुरू कर दिया। अब लौटते हैं 16 अप्रैल 2026, लाहौर, हमद चौक। आमिर हमजा अस्पताल में है। पाकिस्तानी पुलिस ने FIR दर्ज की। अज्ञात हमलावर। न कोई CCTV फुटेज सामने आई, न कोई गवाह खुलकर बोला, न कोई गिरफ्तारी हुई। और पाकिस्तान की सरकार? वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।